दोस्तों, प्रत्येक चिकित्सा पद्धति में अपने कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद के अंतर्गत जितना महत्व किसी बीमारी को ठीक करने के लिए किसी औषधि का बताया गया है, उससे भी ज़्यादा महत्व इस बात का बताया गया है कि स्वास्थ्य के नियमों को समझा जाए। क्यों बीमारी हो रही है, उसके कारण को ढूंढा जाए, अपने शरीर की प्रकृति को समझा जाए, जिससे कि फिर दवा की, किसी औषधि की ज़रूरत ना पड़े। इसी आधार पर आज हम बात कर रहे हैं और आज हमारा विषय है, हमारा पाचन तंत्र क्यों खराब हो जाता है, कैसे ठीक रखा जा सकता है, क्या कोशिश की जा सकती है। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे और कुछ नियमों को, सिद्धांतों को हम आपके साथ साझा करेंगे। सभी के लिए ये जान लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारा पाचन तंत्र है वो हमारे शरीर का आधार है। अगर हमारे पाचन तंत्र में कोई विकृति, कोई समस्या आ जाती है तो शरीर का कोई एक ऐसा अंग नहीं है जो गड़बड़ ना हो। ये कैसा संस्थान नहीं है जो फिर प्रभावित नहीं होगा। चाहे आपके बाल झड़ रहे हैं, आंखें कमज़ोर हो, त्वचा ठीक नहीं है, कील मुहासे हो रही है, आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम ठीक नहीं है, उत्सर्जन तंत्र ठीक नहीं है, विषाक्तता शरीर में बढ़ रही है, या कितने ही हम नाम ले सकते हैं। जो बीमारी अगर आपको है, अनुभव होती है, तो उसमें आपके पाचन तंत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और पाचन तंत्र को ठीक करके आप उन सभी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं, उन्हें बाहर कर सकते हैं। किस प्रकार से, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक नदी के किनारे एक वैद्य गुरु अपने आश्रम बनाकर रहा करते थे। वे अपने शिष्यों को स्वास्थ्य से संबंधित, धर्म ग्रंथ से संबंधित, मूल्य मान्यताओं से संबंधित उपदेश दिया करते थे। एक दिन अपने शिष्य को शिक्षा देते दौरान किसी दूसरे नगर से एक व्यापारी आता है। वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आता है और गुरुजी से कहने लगता है, हे गुरुजी, आप तो आयुर्वेद के महान ज्ञाता है, आपको सब पता है। गुरुदेव, मैं और मेरा परिवार खान पीन को लेकर, अपने पाचन तंत्र और मोटापे को लेकर यहाँ पर आया हूँ। हमने बहुत सारी दवाइयाँ की, बहुत सारे औषधियाँ करवाई, कई डॉक्टरों से, कई चिकित्सकों से इलाज भी करवाया, फिर भी हमारा जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। कृपया करके आप मुझे मार्गदर्शन करें। हम जो भी खाते पीते हैं वो ठीक से नहीं पचता है, शरीर में मोटापा बढ़ता जा रहा है, आलस्य और थकान से भर जाता है। हे गुरुदेव, हम जो भी खाते पीते हैं वो ठीक से नहीं लग पाता है, क्या करें, कैसे करें, और जिसके कारण हमारे उपचारार्थ बहुत सारा धन भी खर्च हो चुका है। कृपया करके आप ही कोई मार्ग बताइए। फिर गुरु उन व्यापारी और उसके परिवार को और अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए बताते हैं। वैद्य गुरु कहना शुरू करते हैं, सबसे पहले समझो कि पाचन तंत्र हमारा खराब होता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नींद ठीक प्रकार से नहीं लेता है तो आपके पाचन तंत्र पर उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप नींद ठीक से नहीं लिया, सो नहीं पाया, आपके कार्यों के चलते जो भी कुछ कारण है, आपका पाचन तंत्र उससे प्रभावित होगा। अगर आपको चिंता, तनाव है, मानसिक कोई प्रकार का दबाव है, चाहे वो कार्य का हो या फिर कोई आपके जीवन में अन्य कोई ऐसा विषय है जिससे कि आप चिंतित हैं, तो आपका पाचन तंत्र पर उसका भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पानी कम पीते हैं, ये भी उसके लिए ठीक नहीं है। पानी उचित मात्रा में पीना, ये भी आप जरूरी समझ ले। फिर गुरुदेव आगे बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अगर आप फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो ये भी उतना उचित नहीं होता है। कई बार अगर आपका पाचन तंत्र उतना ठीक नहीं है, कमज़ोर है,
और कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपने खा ली तो कई बार ये अपच का कारण बन जाता है। अगर पाचन तंत्र बहुत अच्छा है, मजबूत है, तो आप कच्ची चीज़ें, सलाद खाएं, फल खाएं, वो आपके लिए उपयोगी है, खा सकते हैं। लेकिन अपनी अपनी अवस्था को देखते हुए ये सब करना उचित होता है। तामसिक आहार वो भोजन है जो कि पका हुआ अब काफ़ी देर हो गई है, उस भोजन को ग्रहण करना वो भी आपके लिए ठीक नहीं कहा गया है। 90 मिनट के अंदर अगर आप पके हुए भोजन को खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अधिक से अधिक आप 2 से 3 घंटे के अंदर अपने पका हुआ भोजन ग्रहण करेंगे तो ये ठीक है, लेकिन इससे आगे नहीं। और अगर आप फ्रिज में रखकर या उस भोजन को कल तक खा रहे हैं तो वो तो हानिकारक है ही पूरी तरह से। तो चीज़ों की प्रकृति बदल रहा है, पिघल रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा है तो उसे पूरा गर्म कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। पाचन पर इसका नकारात्मक प्रभाव होंगे। राजसिक भोजन की चीज़ें खाते हैं, जो आप बाहर के जितने भी फास्ट फूड खाते हैं, ये भी बहुत ही हानिकारक होता है। या आपने कोई ऐसा आहार जो आपके शरीर में गया और नहीं पचा तो वहाँ पर विषाक्तता बनना शुरू करेंगे, यानी कि वो वहाँ पर सड़ना शुरू हो जाएगा और आपकी पेट की आंतों की दीवारों पर चिपकना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर तो इस तरह से तो सीधी बात है, वहाँ पर बैक्टीरिया होंगे और आपको कमज़ोर करेंगे। आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो गुड बैक्टीरिया को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। जैसे ख़त्म हो जाएगा, पाचन तंत्र खराब होना शुरू हो जाएगा। आप एक और बात समझ लीजिए, आपने सुना होगा कि पैरासाइट्स यानी कि परजीवी आपके पाचन में विकार ला सकते हैं, आपके अंदर हो सकते हैं। अगर आप गंदा भोजन खा रहे हैं, गंदे से मेरा अर्थ है कि अगर आप बासी भोजन खा रहे हैं, कहीं पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपको लगा कि ये ठीक ही होगा, लेकिन वहाँ पर उस व्यक्ति ने कैसे भोजन बनाया ये कह नहीं सकते। कहीं ऐसे स्थान में खाया तो वो आपके अंदर परजीवी वहाँ पर जा सकते हैं, पैरासाइट्स जा सकते हैं, तो ये हानिकारक हो जाएगा। कोई आपने ऐसा तौलिया या हानिकारक कपड़ा का प्रयोग किया तो कुछ इस तरीके से गंदगी किसी भी माध्यम से आपके मुंह के माध्यम से आपके पेट में गई तो इससे भी पैरासाइट हो सकते हैं। पैरासाइट्स क्या है? परजीवी है। ये ऐसे भी होते हैं जो दिखाई नहीं देता, ऐसे भी होते हैं जो कि कम अधिक मात्रा में, अगर ये अधिक बढ़ जाते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा विकार लाना शुरू कर देते हैं। इसके क्या लक्षण हो सकते हैं आप समझिए कि अगर पैरासाइट्स आपके शरीर में है तो हो सकता है कभी भी डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं और आपको IBS की समस्या हो सकती है। आपके पाचन की समस्या आपको हो सकती है और इसका बड़ा जो एक संकेत समझ सकते हैं, अगर आपको आव बन रही है, आव बनना यानी कि आपके मल में जैसे एक चिकना जेल जैसा एक पदार्थ अगर आता है तो ये समझा करो कि आव बन रही है। आपके इंटेस्टाइन में वो जख्म कर सकते हैं, उनकी दीवारों को, सरफेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहाँ से इस प्रकार का ये एक जेल जैसी चीज़ जो है वो निकलती है, तो ऐसी स्थिति में पाचन पर गहरे भयंकर प्रभाव पड़ सकते हैं। और आप समझिए, हमने पहले ही कहा कि अगर पाचन तंत्र में विकृति है तो फिर आपके चाहे बाल झड़ रहे हो, चाहे आँखों की समस्या हो, त्वचा की समस्या हो या अनेक विकार हो, आपके घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हर चीज़ों का संबंध पाचन से हो सकता है। और एक और बात समझ लीजिए, आपके पाचन का आपके मस्तिष्क से गहरा संबंध होता है। तो कई बार आपको चिंता तनाव की स्थिति है, कई बार व्यक्ति परेशान रहते हैं, तो हो सकता है कि पाचन की बिगड़ने की वजह से आपकी चिंता तनाव स्तर बढ़ा हुआ है। हो सकता है ये सब चीज़ें इससे प्रभावित करे, तो समझो आपको इसको ठीक करना
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसे ठीक कैसे रखा जा सकता है ये दूसरे चरण आप समझिए। फिर गुरु सभी से बताते हुए कहते हैं कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे नियम हैं हम आपको बताते हैं जो कि आपको करना होगा। जो हमने कहा है पैरासाइट जो हो सकते हैं, पैरासाइट को ख़त्म करने के लिए 2 प्रयोग हम आपको कहते हैं। सबसे पहला प्रयोग है हींग के साथ गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में हींग लिया और उससे 2 गुनी मात्रा में गुड़ लिया और दोनों को आपस में अच्छे से जैसे आपने गूँथ लिया हो इस प्रकार से करने के बाद आपको मुंह में रखना है। उसे चूस कर खाइए। आप उसे ऐसे थोड़ी देर चूस करके निगल भी सकते हैं। ये भी एक उपयोगी तरीका है बैक्टीरिया परजीवी को, पैरासाइट्स को ख़त्म करने के लिए और अच्छे जो बैक्टीरिया है उनको बढ़ाने के लिए उपयोगी है। साथ साथ एक और प्रयोग कर सकते हैं। सुबह खाली पेट कच्चा नारियल लेना है। कच्चे नारियल को आपको खाना है और खाने के बाद आपको टहलना है 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद आपको अरंड का तेल लेना है और उसकी 2 चम्मच की मात्रा आप उसे ऐसे ही ग्रहण कर ले। उससे आपका पेट साफ होगा और ये जो इस तरीके के परजीवी होते हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर किसी को कब्ज रहता है तो उनके लिए भी ये अच्छा है और आपके पेट की और आंतों की जो दीवार है उनको चिकना बनाने के लिए, उनको ठीक रखने के लिए भी ये उपयोगी होता है। तो ये जो कार्य कर सकते हैं। अगर किसी को अपच की समस्या अगर रहती है तो उसमें बेल का प्रयोग विशेष उपयोगी होता है। तो बेल का आप शरबत पी सकते हैं और बेल का चूर्ण आपको अगर अच्छा शुद्ध प्राप्त हो जाता है तो बेल का चूर्ण आपको लेना है और उसको आप 1 चम्मच की मात्रा में गर्म पानी के साथ दूध में लेना है। ये भी आपके लिए उपयोगी है। अपच में बेल विशेष रूप से उपयोगी बताई गई है। साथ ही साथ अपच की समस्या में अजवाइन का प्रयोग भी विशेष हितकर है। इसे समझिए। आपके भोजन के लगभग आधा घंटे बाद आपको आधी चम्मच से भी कम मात्रा में 1/3 चम्मच की मात्रा में अजवाइन का चूर्ण लेना है। पानी अधिक नहीं पीना है, बस 2-3 बूंद, जिससे कि वो अंदर ले ले। आप भोजन के आधा घंटे से 1 घंटे के अंतर पर आप इसे ले सकते हैं। पाचन को सुधारने में अजवाइन का प्रयोग भी विशेष उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको प्रातःकाल का भोजन करने के बाद आपने किया तो उसके बाद आपको टहलना है। दोपहर में आपने भोजन किया तो उसके बाद आपको वज्रासन में बैठना है। संध्या में आपने भोजन किया तो उसके बाद आपको टहलना है। ये आपका एक पक्का नियम होना चाहिए, याद रखिए। साथ ही साथ जब आप भोजन करने के लिए बढ़ रहे हैं उससे 10 मिनट पहले आप एक प्रयोग कर सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाए और अपनी बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से आपको सांस पूरा अंदर लेना है और बाईं नासिका से छोड़ देना है। दाएं से लेना है और बाएं से छोड़ना है। इस प्रकार से 10 से 15 बार करेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपका पाचन तंत्र सक्रिय होगा। दाएं सूर्य स्वर है तो सूर्य स्वर आपको प्रभावित करता है, आपके जठरा अग्नि को बढ़ाता है। तो ये भी एक अच्छा प्रयोग है कि आप वज्रासन में बैठकर दाईं नासिका से पूरा श्वास अंदर ले, बाईं नासिका से उसे बाहर छोड़े, फिर दाईं नासिका से श्वास अंदर ले और बाहर निकाल दे। ये भी आप अवश्य करें। साथ ही साथ हमने ऐसा भी कई बार देखा है कि बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि हमने सब कुछ करवा लिया है, लेकिन ना ही तो हमें कोई बीमारी दिखाई देती है, ना ही तो कोई ऐसी समस्या है और वो भी ठीक नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति होती है जब हम मेडिकल साइंस के भी पकड़ में नहीं आते हैं, तभी हम निराश हो जाते हैं। तो ऐसा स्थिति कई बार मणिपुर चक्र से संबंधित होती है। नाभि खिसक जाना
ये भी समस्या बड़ी हमने देखे हैं। तो ये अगर समस्या है तो इसका निवारण होना अनिवार्य है। और पाचन को अच्छे रखने के लिए कुछ अभ्यास भी होते हैं, जैसे विपरीत करनी, शुद्ध वज्रासन, नुकासन, उतान पादन, धनुरासन। तो कुछ योगा अभ्यास है जिन्हें आप सीख करके करते हैं, तो इससे भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो इन अभ्यासों को जरूर अपनाएं। जो नियम आपके साथ साझा किए हैं जरूर इसे पालन करें। तामसिक आहार बैक्टीरिया से युक्त हो सकता है, वो ना खाएं। घर का ही सात्विक भोजन आप लेंगे तो वो सर्वोत्तम है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें बंद कर दे। योगा अभ्यास करें। दाएं नासिका से सांस अंदर लेना और बाएं से छोड़ना, ये भी आपको करना है। और जो अन्य हमने आपको चीज़ें बताई हैं उनका भी आप पालन करें। ये बड़ी सरल है, आप कर सकते हैं। इन सब को करने से आपको आपके पाचन तंत्र पर विशेष प्रभाव दिखाई देंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आपको अनावश्यक इलाज में पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। भिक्षु हर दिन तथागत से कहता, मैंने मन को जीत लिया है, अब ये मुझे विचलित नहीं कर सकता। तो एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दक्षिण दिशा में जाओ, भिक्षा मांगने जाओ, यही तुम्हारी आखिरी चुनौती है। फिर अगले दिन ही भिक्षु ने व्याकुल होकर कहा, मुझसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं दोबारा उस दिशा में भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। ये कहानी शुरू होती है जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राजमहल सब कुछ त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हुआ। शुरुआती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते, इसके साथ साथ गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते ताकि भिक्षुओं का अहम कमजोर हो सके और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए। संघ में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षाटन पर जाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षाटन पर जाने से मना कर दिया। भिक्षाटन का नियम था कि भिक्षु केवल 2 घरों में भिक्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम वापस आकर जल ग्रहण करते। एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला और दुस्संयोग से भिक्षा नहीं मिली। शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराशा हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना प्रयास के आज भिक्षु बड़ा प्रसन्न था। उसने लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा मन शांत है, ना कोई शिकायत है, ना किसी विचार ने मुझे परेशान किया। गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। तथागत ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। भिक्षु ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वो ऐशो आराम का जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलते हैं और सेवा करने को कई नौकर होते हैं और सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए। तभी भिक्षु सचेत हो गया कि ये सब अतीत की स्मृतियाँ हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूँ। पुरानी यादों को ताज़ा होने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही है, ये भी मैं केवल देख रहा हूँ। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूँ तो मैं मन की शांति और ये जागृत अवस्था खो दूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि जब जब हम स्वयं को 2 कदम आगे ले जाते हैं, चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं, तब तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है। जब हम मन को शांत करने लगते हैं तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु ये सोचकर बहुत खुश हुआ क्योंकि आज उसने आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा,
तथागत, आज मुझे आपकी कृपा से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण आया, लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, कल नगर की दक्षिण दिशा में जाना। वहाँ एक हवेली है, वहाँ मन और विचारों पर उपदेश देकर आना। भिक्षु बहुत खुश हुआ। आज वो जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था। पर दोस्तों, इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुंचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई। भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता को देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्रयोजन तो इसको उपदेश देना है। युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आइए पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भिक्षु ने भोजन किया, फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता। भिक्षु ये सब सोच ही रहा था कि इसी बीच युवती ने कहा, श्रीमान, आपने अभी अभी अन्न ग्रहण किया है, अब थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर उपदेश शुरू करना। ये सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया। जो योजना वो मन में बना रहा था, ये महिला वो सब बिन बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा, ये सब संयोग है, यहाँ लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता बेजोड़ है। अगर मैं राजकुमार होता तो इसी स्त्री के साथ विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। इतने में युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे देते भिक्षु जी? आप तो मुझे उपदेश देने आए थे ना। युवती का इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है। भिक्षु घबराया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती है? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है, इसीलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समझ आ जाती है। जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। फिर बिना कुछ बोले भिक्षु तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसा विचार क्यों आ रहे थे। उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? अगर ये बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संघ के बारे में क्या सोचेंगे? आज भिक्षु बहुत लज्जित महसूस कर रहा था और वो थोड़ी ही देर में आश्रम पहुंच गया। जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो तथागत ने देखा कि उसके चेहरे की रौनक जा चुकी है। दोनों कंधे झुके हुए थे। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तथागत ने कहा, पहले आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी थकान क्यों है? आज तुम्हारे चेहरे पर तेज की जगह गलानी की भावना क्यों है? भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुंदरता के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हार गया। अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। मैंने बौद्ध संघ का भारी अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात, परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो। अगर कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बिना सोचे निष्कर्ष पर मत जाओ। दूसरी बात, ध्यान दो कि कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिशयोक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे हो, जैसे मैं हमेशा हारता हूँ, जीवन में कुछ नहीं बचा है, मन पूरी तरह से हार गया है, मेरे साथ कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से मन अति भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसा रहता है।
तथागत के शब्द से राजकुमार भिक्षु के मन को सांत्वना मिली। भिक्षु ने पूछा, अगर मैंने अपने मन को जीत लिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया? गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले ये समझो कि विचार पैदा कैसे होते हैं। बाहर कुछ हुआ, फिर उस घटना के प्रति अंतर्मन ने प्रतिक्रिया की। इस कारण शरीर में भावना यानी सनसनी पैदा हुई। फिर इस सेंसेशन से या फिर फीलिंग के प्रति तुम्हारे सचेत मन ने यानी कॉन्शियस माइंड ने प्रतिक्रिया की। इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं। भिक्षु ने पूछा, हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति आती कहाँ से है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम खुद विचारों को ये शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप जजमेंट और सही गलत का टैग लगाकर विचारों को देखते हैं तो उनके प्रति रिएक्ट करने लगते हो। एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो। जब तक आप खुद को जज करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। और अगर आप ग्लानि के विचार महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी कि सेंसेशन भी महसूस हो रही है और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो। और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छिपा है। हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही है भावना यानी सेंसेशन को देखना आसान है क्योंकि ये देर तक बनी रहती है। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब ना निकालते हुए सिर्फ देखा जाए तो ये गायब भी हो जाती है। तब मन के पीछे जो शक्ति है वो प्रकट होती है और उस शांति में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है? नॉन जजमेंट से। अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अंतर्मन अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र ये देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है और ये मैं केवल देख रहा हूँ, मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूँ, मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूँ, तब भी तुम सचेत होकर दृष्टाभाव में लौट आते। मन के पीछे जो शांति है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं और एक दिन ये जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार, चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम याद रखो, विचार तुमसे है, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा से ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो। अब तुम अगले 7 दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओ और ध्यान रखना, विचारों को जज मत करना। अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वो शांति हो जिसमें सब प्रकट हो रहा है। अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागृत होकर चला। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा। विचारों, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को, गिल्टों को, सबको बस देखता रहा। जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह से शांत था। आज उसमें मैंने मन को जीत लिया है, ये अहंकार भी नहीं था। आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।